हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह। आप इसी प्रकार से जुड़े मेरे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आज हम करते हैं शुरू राज्य की न्यायपालिका के बारे में। पूरा डीपली जितना हो सकेगा हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, राज्य की न्यायपालिका अनुच्छेद 214 214 से लेकर के 232, अनुच्छेद 214 से लेकर कहाँ तक, 232 तक है हमारे पास में राज्य की न्यायपालिका। तो देखिए, तो अनुच्छेद 214 में है हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद में 216 के अंतर्गत दिया गया है इसका गठन, न्यायाधीशों की संख्या के बारे में। और 217 के अंदर हमें देखना है यहाँ पे योग्यता और नियुक्ति, योग्यता वह नियुक्ति यहाँ पे देखनी है अपने को। योग्यता नियुक्ति के बाद में यहाँ पे हटाने की बात भी रखनी है, हटाना। और हटाने के बाद में हम बात करते हैं इनको शपथ, ओथ, शपथ दिलानी इनको। और 220 के अंतर्गत अपने को यहाँ ध्यान रखना है। 220 में जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में है। 221 के अंदर आता है कि जो वेतन है, वेतन के बारे में 221 में अपने पढ़ेंगे। 221 में वेतन। और 222 के अंदर क्या है कि स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, स्थानांतरण किया जा सकता है, तरण किया जा सकता है इनका। और 223 के अंतर्गत ध्यान रखना अपने को कि स्थानांतरित कर दिया गया है। और 223 के अंदर है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। और 224 के अंतर्गत आता है अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीशों के बारे में लिखा गया है 224 के अंदर। 225 में इसके क्षेत्राधिकार आ जाते हैं, क्षेत्राधिकार। और 226 के अंदर याचिकाएं जारी करता है हाईकोर्ट भी। क्या है, याचिकाएं जारी करता है, रिट जारी करता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट करता है। 227 की अगर हम बात करते हैं तो 227 के तहत अधीक्षण कर सकता है, अधीक्षक है ये, सुपरविजन कर सकता है, अधीक्षण कर सकता है सत्र न्यायालयों का। और 228 के तहत सत्र न्यायालय जो है, सत्र न्यायालय के बारे में कहा गया, सत्र न्यायालय जो जिला न्यायालय जो है। ठीक है, 229 के अंदर हम देखते हैं कि अन्य न्यायिक अधिकारियों के बारे में, अन्य न्यायिक अधिकारियों के बारे में कहा गया, हाईकोर्ट के अन्य न्यायिक अधिकारी जो हैं। 230 के अंदर हम बात करते हैं तो 230 के अंतर्गत शासित जो प्रदेश हैं उनको इनका विस्तार, हाईकोर्ट का विस्तार संघ शासित प्रदेशों तक किया जा सकता है। और 231 के अंदर देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। और 232 जो है दोस्तों वो निरस्त है, 232 जो है उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में 232 तक हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाईकोर्ट, सबसे पहले अपने देखना है अनुच्छेद 214 के अंदर क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे पास में वर्तमान की कंडीशन के अंदर देखिए, तो देखिए हमारे पास में 28 राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन परंतु हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो हमारे पास में हाई कोर्ट है, वर्तमान में जो हाई कोर्ट है वो कितने हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट हैं। और इससे पहले कब, 2013 से पहले 21 हाई कोर्ट हुआ करते थे। और 2013 में 3 हाई कोर्ट बने हैं, लगातार 3 हाई कोर्ट बने हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 3 हाई कोर्ट बनाए गए हैं। यहाँ पे रखिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 3 हाईकोर्ट बनाए गए हैं। और इसी के तहत अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1961, उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत, उच्च न्यायालय
अधिनियम 1961 के अंतर्गत 3 हाई कोर्ट सबसे पहले बनाए गए थे 1962 में। 1962 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कौन कौन सा? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। कलकत्ता, ठीक है, जिसको कलकत्ता कहते हैं, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो 3 हाई कोर्ट ये सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं भारत के अंदर। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराने हाई कोर्ट हैं, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये सबसे नए हाई कोर्ट हैं। और कुल मिलाकर के अब हमारे पास में कितने? 24 हाई कोर्ट हैं। लेकिन अनुच्छेद 14 क्या कहता है? 214 कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। परंतु अब हमने देख लिया कि कम है, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हो सकता है। तो ये बात कहाँ लिखी गई है? 231 के अंदर, अनुच्छेद 231 में लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। और अनुच्छेद 230 क्या कहता है? अनुच्छेद 230 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो है वो संघ शासित प्रदेशों तक किया जा सकता है, यानी उसमें संघ शासित प्रदेश सम्मिलित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 231 में भी यही कहा गया कि संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया जा सकता है या संयुक्त हाई कोर्ट रखा जा सकता है, ठीक है। और 230 के अंदर भी यही लिखा गया है कि संसद द्वारा क्या किया जा सकता है कि संघ शासित प्रदेश को हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रखा जा सकता है या उसे निकाला जा सकता है। तो ये शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 215 की। तो जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा 129 के तहत एक अभिलेख न्यायालय है, यानी उसके द्वारा उसकी अगर अवमानना होती है, तो यदि हाई कोर्ट की अवमानना होती है 215 के तहत, तो वह उसके विरुद्ध दंड देने का अधिकार रखता है। कोई व्यक्ति यदि भला बुरा कहता है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो उससे अवमानना होती है, और उस अवमानना को देखते हुए ये हाई कोर्ट क्या कर सकता है? उसको दंडित करने का अधिकार रखता है। इसी के बाद में आगे देखते हैं अनुच्छेद 216 के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 216 के अंतर्गत न्यायाधीशों के बारे में कहा गया है कि न्यायाधीशों की, ध्यान रखिएगा, जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसमें 1+11 न्यायाधीशों का गठन किया गया था, परंतु न्यायाधीशों की जो संख्या है डिसाइड नहीं है, ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो कितनी भी उनकी संख्या बढ़ा और घटा सकता है, ये राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। इसी कारण से सिक्किम में 3 ही न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के, और इलाहाबाद के अंदर 160 न्यायाधीश हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये डिफरेंस इसमें आता है। तो सबसे ज्यादा न्यायाधीश किस राज्य के अंदर हो जाएंगे? सिक्किम के अंदर हो जाएंगे, और सबसे कम सिक्किम में हो जाएंगे, और सबसे अधिक कहाँ हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए जरा योग्यता की हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की योग्यता आती है कि भारत का नागरिक हो, और आगे 10 और 5 की बात आती है, और अंत में एक बात कही जाती है कि राष्ट्रपति के विचार में क्या हो? एक प्रतिष्ठित विधिवेता हो। वैसी बात यहाँ इसके लिए नहीं आती है, क्योंकि यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ इतनी बात रखनी है कि भारत का नागरिक हो, और कम से कम 10 वर्ष तक अन्य सत्र न्यायालय के अंदर या न्यायिक अधिकारी रह चुका हो। 10 वर्ष के लिए क्या हो? न्यायिक अधिकारी रह चुका हो, और या फिर कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के अंदर अधिवक्ता यानी वकील के रूप में अपनी सेवाएं दी हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात कि भारत का नागरिक हो, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, तो कम से कम 10 वर्ष तक राज्य में न्यायिक अधिकारी रह चुका हो, ठीक है, जहाँ सत्र न्यायालय के अंदर अधिकारी रह चुका हो, या सत्र न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, और या कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता
रह चुका हो यानी वकील रह चुका हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो नियुक्ति जो करेगा, तो नियुक्ति के लिए ध्यान रखनी है बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉलेजियम समिति के द्वारा, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, नियुक्ति कौन कैसे होती है, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अब इस कॉलेजियम के अंदर कौन होता है, तो इस कॉलेजियम में होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में यदि तो हम मुख्य न्यायाधीश की, राज्य के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर, संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श कर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और यदि हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो इसमें व्यक्ति 4 आ जाते हैं, राष्ट्रपति, दूसरा आ जाता है हमारे पास में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, तीसरा आ जाता है हमारे पास में संबंधित राज्य का राज्यपाल, और चौथा आ जाता है संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 4 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके बाद हम बात करते हैं हटाने की बात, ध्यान रखिएगा। अब हटाने से पहले हम देख लेते हैं त्यागपत्र। अगर हम त्यागपत्र की बात करते हैं तो त्यागपत्र जो देंगे तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। कौन, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देंगे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के नाम त्यागपत्र देंगे। उसके बाद बात करते हैं हटाना। तो हटाने की प्रक्रिया कैसी है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कदाचार व असमर्थता के आधार पर कहाँ संसद के द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी कदाचार व असमर्थता के आधार पर संसद के अंदर हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। किस प्रकार की, महाभियोग जैसी प्रक्रिया शुरू होती है। जिस प्रकार से महाभियोग में होती है वैसे ही सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा में यदि हटाने, किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि राज्यसभा के अंदर लाना है तो राज्यसभा के अंदर 50 सदस्यों का जो प्रस्तावक होंगे, 50 सदस्य प्रस्ताव लेकर के आएंगे। और जैसे ही ये प्रस्ताव लेकर के आएंगे, अगर लोकसभा अध्यक्ष के सामने लाया गया है या राज्यसभा के सभापति के सामने लाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में यदि सभापति देखता है कि ठीक है, यहाँ पे सभापति देखेगा कि 50 सदस्यों द्वारा लाया गया, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के सामने गया तो वो देखेगा कि 100 सदस्यों के द्वारा लाया गया है। इतनी बात होगी। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो है वो एक समिति का गठन करेगा और वो समिति इन पर विचार करेगी जो इन पर आरोप लगे होंगे। यदि वो दोषी ठहराया जाता है तो समिति जो है कहाँ भेज देगी, उसी सदन में वापस भेज देगी कि अब इस पर वोटिंग करवा लो। ठीक है ना। तो जैसे ही 2/3 बहुमत से पद पास होता है तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से इसे पास कर दिया जाता है। मान लेते हैं दोनों सदन से पास कर देते हैं, तब राष्ट्रपति के पास में ये आदेश जाता है, ये लेटर जाता है कि आप उस न्यायाधीश को पद से हटाएं और पद से हटने के आदेश दें। ठीक है, इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। तो ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। बस महाभियोग में इतना होता है कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ आता है और वो किसी भी सदन में जा सकता है, ये भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और दूसरी बात, उसके लिए उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, जबकि इसमें 1/4 नहीं है, इसमें 100 सदस्य है और इसमें 50 सदस्य होते हैं। क्लियर, इतनी इसमें बात ध्यान रखी है। शपथ की बात करते हैं तो इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, या फिर अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई न्याय, जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जिसको इसने बिठाया है किसके लिए, शपथ दिलाने के लिए, तो उनको शपथ दिलाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सेवानिवृत्त। अब जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, ये अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस किसी न्यायालय के अंदर अधिवक्ता वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जहां पर उन्होंने जज के रूप में कार्य किया हो। दोबारा से सुनिए दोस्तों कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, जब उनकी सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद वो किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकते, ये बात आती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बात आती है कि वो किसी लाभ के पद पर कहीं पर भी वह अधिवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकते या वकील के रूप में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो उन न्यायालयों में
उन न्यायालयों के अंदर अधिवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकते जहां पर उन्होंने जज के रूप में कार्य किया हो। इसका मतलब उसके अलावा वो कहीं पर भी वकालत कर सकते हैं, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पर है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 221 के तहत, अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाएगा राज्य की संचित निधि के द्वारा। वेतन किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि के द्वारा वेतन दिया जाएगा, संचित निधि के द्वारा वेतन दिया जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें कोई नई बात, इसमें नई बात क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब राज्य की संचित निधि द्वारा वेतन दिया जाता है, परंतु पेंशन जो होती है, पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है, भारत की संचित निधि द्वारा दी जाती है। संचित निधि द्वारा इनको पेंशन दी जाती है, भारत की संचित निधि द्वारा पेंशन दी जाएगी और राज्य की संचित निधि द्वारा वेतन दिया जाएगा। अब ये ऐसा बात कहां से आ गई, ये बात कहां से आएगी? तो ध्यान कि इससे अगले अनुच्छेद में 222 में क्या कहता है कि स्थानांतरण, मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। अब एक राज्य के उच्च न्यायालय से निकाला करके दूसरे राज्य में अगर डाला भेजा जाएगा, दूसरी हाईकोर्ट में अगर भेजा जाएगा, तो फिर वहां पर उसको वेतन कौन देगा? तो वहां की संचित निधि देगी। दूसरे राज्य में दूसरे राज्य की संचित निधि देगी। लेकिन 2 राज्यों में घूम रहा है, 3 राज्यों में घूम रहा है इस प्रकार से, तब उसको पेंशन कौन देगा? तो पेंशन की व्यवस्था कहां पे की गई है? भारत की संचित निधि द्वारा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये स्थानांतरण की बात आ गई कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर न्यायाधीशों के स्थानांतरण कर सकता है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखिए जरा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर क्या क्या होता है कि राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के अन्य किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। कौन? राष्ट्रपति। कहां से? उसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को। क्लियर दोस्तों? तो वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 224 में, यहां ध्यान दीजिएगा 224 के अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोरम पूरा न होने पर, कोरम मतलब गणपूर्ति, किसी बैठक को फिक्स करने के लिए 5, 7, 9, 11 सदस्य न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यदि न्यायाधीशों की संख्या पूरी नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तब अस्थायी न्यायाधीशों की एडहोक जो जजेज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। परंतु यहाँ पर अस्थायी नहीं कोई भी आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा अपर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ किनकी नियुक्ति की जाती है? अतिरिक्त या अन्य अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कारण देखिए, कारण क्या रहेगा? वहां कारण क्या आता है? वहां कारण आता है कोरम पूरा न होने पर, और यहाँ कारण आता है कि जब इसके कार्यवाहियां जो है, कार्यवाहियां लंबित होने पर या कार्य में वृद्धि हो जाने पर, या पीछे कुछ ज्यादा ही मामले लंबित हो चुके हैं, अब उन पर जल्दी से जल्दी निपटारा करना है, तो ऐसी कंडीशन में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा की जाएगी? हाईकोर्ट अपने राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और किसकी सिफारिश से? तो वही उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें आएगा। और इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो दोबारा से बताता हूं, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य रखने वाला व्यक्ति, जो न्यायाधीश बनने के योग्य है, उस व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में पहले जो न्यायाधीश हैं वो सारे के सारे न्यायाधीश इसी प्रकार से लगाए जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी 2 साल के बाद में अगर उनका व्यवहार और उनकी कार्य अच्छा रहता है तो उनको धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है? स्थायी कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए जरा, यहाँ पर 225 के अंतर्गत क्या आता है? इसका क्षेत्राधिकार आ जाता है कि विवाह, तलाक और जो जमीन जायदाद वाले जितने भी मामले हैं उनमें क्या है? इसको क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस मामले सीधे भी वहाँ हाईकोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा याचिकाएं, जिस प्रकार से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक उपचारों के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, उसी प्रकार हाईकोर्ट भी 226 के तहत याचिकाएं जारी करता है, लेकिन 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। इसमें एक याचिका आती है इंजंक्शन याचिका आती है,
इंजंक्शन याचिका आती है के नामक इंजंक्शन नामक याचिका द्वारा हाईकोर्ट अंतरिम राहत उपलब्ध करवाता है, अंतरिम राहत उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो अंतरिम राहत उपलब्ध करवाता है। उसके बाद देखिए जरा, अधीक्षण 227 के तहत हाई कोर्ट के पास में सुपरविजन की पावर होती है। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके पास में क्या होता है, सत्र न्यायालयों का अधीक्षण करने का उसके पास में पावर होती है। वो किसी भी न्यायालय के अंदर जाकर के वहां उसके फाइलों को देख सकता है, कार्यवाहियों को चेक कर सकता है, यहाँ तक कि वो वहां का कार्यागार भी संभाल सकता है। ठीक है, ये उसके पास में अधीक्षण की पावर होती है, सुपरविजन की पावर होती है। किसी भी सत्र न्यायालय में किसी भी जिला जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वहां जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 228 के तहत सत्र न्यायालय में लंबित मामले, जो सत्र न्यायालय के अंदर लंबित मामले हैं और हाईकोर्ट को लगता है कि ये उनसे सलटने वाले नहीं है, तो वो उनको अपने पास मंगवा सकता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि वो देखता है कि हाईकोर्ट के पास में कुछ मामले लंबित हैं, अब उससे सलट नहीं रहे हैं, तो वो उसको स्थानांतर दूसरे हाईकोर्ट में भेज सकता है, उन मामलों को दूसरे हाईकोर्ट के पास भेज सकता है या खुद के पास मंगवा सकता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, कि अनुच्छेद 228 के तहत वह लंबित मामलों को, सत्र न्यायालय में लंबित मामलों को अपने पास मंगवा सकता है, एक सत्र न्यायालय से दूसरे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकता। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे अपने को। उसके बाद देखते हैं 229 के तहत, तो देखिए दोस्तों, ये 2-3 अनुच्छेद एक साथ समझाता हूं मैं आपको। 229, 233 और 234। ठीक है, 33 और 34 को किसके संबंधित आ गए, सत्र न्यायालय से संबंधित आ चुके हैं, जिला न्यायालय से संबंधित आ चुके हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है वो निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 32 निरस्त है। और 31 को हमने देख लिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। और 30 के अंदर भी हम देख चुके हैं कि संघ शासित प्रदेश को किसी हाईकोर्ट के अंदर अधिकार क्षेत्र में डाल सकता है और वहां से उसे हटा भी सकता है ना। अब देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 229 की, तो 229 के तहत देखिए जरा, हाई कोर्ट के अंदर जो अन्य अधिकारी होते हैं, हाई कोर्ट में अन्य न्यायिक अधिकारी, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के अंदर केवल बस जो मुख्य जो न्यायाधीश है वही होते हैं, नहीं, न्यायाधीशों के अलावा और बहुत से वहां पे 1000 की तुलना में यहाँ पे क्या होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं। तो उन अधिकारियों की जो नियुक्ति करेगा, उन अधिकारियों की नियुक्ति जो करेगा वो करेगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश करेगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। देखो, हम हाईकोर्ट के बारे में बात करें कि हाईकोर्ट के अंदर जितने भी अन्य अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति और यहाँ तक कि सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। 233 के अंदर हम बात करते हैं जिला, यहाँ पे जिला न्यायाधीश आ जाता है, जिला न्यायाधीश आ जाता है। यहाँ पे देखिए, एकमात्र ऐसा जो अनुच्छेद है, संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें जिले का नाम आता है और कहीं पर भी जिले का नाम नहीं आता है। तो अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, परंतु हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके बाद देखिए जरा, अनुच्छेद 234 के अंतर्गत कौन आ जाता है, जिले के अन्य अधिकारी आ जाते हैं, जिले के अन्य अधिकारी आ जाते हैं, यहाँ पे अधिकारी आ जाते हैं। तो जिले के जो अन्य अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस आरपीएससी से सिफारिश विचार विमर्श करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ 3 अनुच्छेद आ चुके हैं हमारे पास में। 229 में अन्य अधिकारी, हाईकोर्ट के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा हाईकोर्ट का। 233 के अंदर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर। उसके बाद में 234 के अंदर जो जिला न्यायालय है, जो जिला न्यायाधीश है, जिला
जिले पर जो न्यायालय हैं, ठीक है, उन जिले के न्यायालयों पर जो न्याय अपने को अधिकारी नियुक्त करने हैं वो अधिकारी राज्यपाल नियुक्त करेगा। हाई कोर्ट और राज्य सेवा आयोग, राज्य सेवा लोक सेवा आयोग के से सिफारिश करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आरपीएससी की यहाँ इनके लिए क्या होती है, वैकेंसी आती है, ध्यान रखिएगा ना, आरपीएससी की वैकेंसी आती है, तो ये इस प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। तो देखिए ये हमारे पास में जिला न्यायालय से संबंधित बात आ चुकी है और ये हमने देख लिया है 232 तक क्या हमारा उच्च न्यायालय देख लिया है। क्लियर दोस्तों, तो ये हमारे पास में उच्च न्यायालय था। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि किन किन राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास में कुल कितने हाईकोर्ट हैं, तो 24 हाईकोर्ट हैं और उन 24 में से पहले 21 हाईकोर्ट थे और 3 अभी अभी बने, 2013 के अंदर नए बने हैं। तो आप देख चुके हैं सबसे पुराने हाईकोर्ट कौन से हैं, तो पुराने हाईकोर्ट की हम बात करते हैं। पुराने तो आता है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। ये 3 हाईकोर्ट जो है 1862 के अंदर इनका गठन किया गया था और 1866 के अंदर आता है चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद, इलाहाबाद चौथा हाईकोर्ट आता है। तो चलिए देखें, हम देखते हैं 1 नंबर पर सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनके लिए एक ही हाईकोर्ट है, कहां, चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद में दूसरा देखते हैं हम, महाराष्ट्र, गोवा, और ध्यान रखिएगा पहले दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली इसी के अंदर आते थे और वो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में वो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, दमन व दीव, दादरा व नागर हवेली, दादरा व नागर हवेली, ठीक है दोस्तों। ये किस में आते हैं, ये बॉम्बे हाईकोर्ट में आते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में आते हैं। वर्तमान में इसका नाम अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप तीसरे नंबर पे हम देखते हैं, तो तीसरे नंबर पे देखिए आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और इनका कहाँ पे है, हैदराबाद। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नाम आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ही था, लेकिन जैसे ही तेलंगाना नया राज्य बना तो इसका नाम मतलब क्या कर दिया गया, हैदराबाद हाईकोर्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान का हाईकोर्ट का नाम क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा 4 नंबर पे हम बात करते हैं, तो राज्य ये आ गए हैं। अब देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, और फिर आता है मेघालय। इन चारों के लिए एक ही है, कहाँ पे, गुवाहाटी, ध्यान रखिएगा गुवाहाटी के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर पे, तो अब देखिए तमिलनाडु व पुडुचेरी, इसका जो है वो क्या है, मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है। 6 नंबर पे देखिए केरल व लक्षद्वीप, इसका है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, ध्यान रखिएगा एर्नाकुलम हाईकोर्ट है। और उसके बाद देखते हैं 7 नंबर पे पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, तो इसका कहाँ पे है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट। क्लियर दोस्तों, इतने हो गए। अब इसके बाद में देखिए
कि दिल्ली, पहले दिल्ली के लिए आता था कि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है। 1966 में इसके हाई कोर्ट का गठन किया गया। लेकिन हम वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में हमें पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके लिए एक ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो किन किन के लिए है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए एक ही हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। तो पहले एक ही आता था कि दिल्ली एकमात्र केंद्र प्रदेश है जिसके लिए हाई कोर्ट अलग से है। लेकिन अब आता है हमारे पास में दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके लिए हाई कोर्ट है 1928 के अंदर। तो ये अलग अलग हाई कोर्ट हो गए, जबकि ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। जबकि यहाँ देखिए अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आ गया है। लक्षद्वीप एर्नाकुलम में आ गया है। पुडुचेरी मद्रास में आ गया है। और क्या हो गया? 1 2 3 और इसके बाद में देखिए 4 दमन दीव किस में आ गया हमारे पास में? बॉम्बे हाईकोर्ट में आ गया 5 और चंडीगढ़ जो है किस में आ गया? चंडीगढ़ में आ गया 6 और 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में ये 8 हमारे पास में केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये अलग अलग कितने, ये संयुक्त हाई कोर्ट है। ये सारे के सारे क्या हैं? संयुक्त हाई कोर्ट हैं, केवल दिल्ली को छोड़ करके। ये फिर भी अभी भी क्या रह गया? एकमात्र अलग से रह गया अभी भी। ठीक है ना, पहले भी इसके लिए क्या आता था? एकमात्र हाई कोर्ट जो केंद्र प्रदेश का है, ये अभी भी एकमात्र हाई कोर्ट है जो एक केंद्र प्रदेश का है। ठीक है, ये तो फिर भी क्या है? संयुक्त है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? संयुक्त हाई कोर्ट हैं। तो ये हम संयुक्त हाई कोर्ट के बारे में देख रहे हैं। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा जो भी राज्य रहेंगे उनके लिए अकेले अकेले हाई कोर्ट हैं। फिर हम देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर सर्वाधिक न्यायाधीश कहाँ पे हैं? सर्वाधिक न्यायाधीश जो हैं वो किस हाई कोर्ट में है? तो वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर है कितने? 160 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्वाधिक पीठ जो है वो किसकी है? तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट की है। बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ जो है वो सबसे ज्यादा है। इसकी 3 पीठ है अलग अलग। ठीक है, जैसे जोधपुर हाई कोर्ट की पीठ जो है जयपुर में है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखिए सबसे कम न्यायाधीश जो है वो किस हाई कोर्ट में है? तो वो सिक्किम हाई कोर्ट में। सिक्किम हाई कोर्ट में कितने? 3 ही न्यायाधीश हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारे पास में। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे अधिक राज्यों का हाई कोर्ट कौन सा है, तो गुवाहाटी जो है सबसे अधिक राज्यों का हाई कोर्ट है। और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का हाई कोर्ट कौन सा है? तो पहले इसका नाम आता था बॉम्बे हाई कोर्ट का, क्योंकि इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश आते थे, अब तो एक ही आता है। तो सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का हाई कोर्ट कौन सा आ जाएगा? जो है जम्मू कश्मीर आ जाएगा। 2 केंद्र शासित प्रदेशों का हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारे पास में राज्य की न्यायपालिका। और राजस्थान में हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का 29 अगस्त 1949 को सवाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया जाता है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर के अंदर। और फिर आप देखिएगा उस समय 1+11 न्यायाधीश थे और वर्तमान में टोटल 50 न्यायाधीश हैं, लेकिन वो भी पूरे नहीं बैठे यहाँ पे, मतलब कि अभी भी अधूरे हैं। ठीक है ना, अभी भी 2838 के पास में आंकड़ा है, लेकिन कुल कितने हैं? 50 इसकी काउंटिंग आती है इसमें। और इसी प्रकार से आप जान रखिएगा कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा थे। और वर्तमान में जो है ये है इंद्रजीत महंती जो है 6 अक्टूबर 2019 से जो है ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कौन से हैं? 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये हमारे पास में आगे हमने जिले प्रशासन के बारे में भी देख लिया थोड़ा बहुत। तो इसके बाद में जो चलेगा हमारे पास में वो आगे आएगा स्थानीय प्रशासन की हम बात करेंगे। तो
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए इसी प्रकार से। और आज की क्लास में काफ़ी कुछ नया लाने की कोशिश की गई है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उन्हें भी इन बातों बारे में पता चले। तो धन्यवाद।